अभी मेन वीडियो शूट करने आया था तो देखा मैंने कि रिलायंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो सोचा चलो रिजल्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लें, सो दैट क्या होगा कि हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे हमारे नेक्स्ट डे का, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट इम्पैक्ट भी रहेगा। प्लस कल भी एच डी एफ सी आई सी आई सी के रिजल्ट पब्लिश होंगे, तो उनकी भी एनालिसिस आएगी, अकॉर्डिंगली अपने प्लान करेंगे कि कैसे अप्रोच करना रहेगा मंडे को। हाउएवर जो दिख रहा है उसका डिस्कशन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स commenced at 5 p.m. IST. Please note that the financial results were approved by the board at 6:50 IST. यानी कि शाम को 6:50 के बाद इनके रिजल्ट्स को अप्रूव किया गया है। ठीक है, अगर मैं इसका प्राइस बिहेवियर आपको दिखाऊं तो सुबह में 11 बजे तक मार्केट को इसी ने पुल किया है, और 11 बजे के बाद ये कंस्टेंट कांस्टेंट 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 गिरे ही जा रहा था। ज्यादा फॉल नहीं है, मतलब समझेंगे तो कितने का ही है भाई, 20-25 रुपए का ही है, बट पहले ये बढ़ना फिर गिरना। और अगर आप चेक करेंगे तो कोई और मेजर स्टॉक में कोई वैसा हलचल नहीं था जिसके कारण इस तरह का ड्रैगिंग हो। तो समझ में नहीं आता है कि हम बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। बट एनीवेज रिजल्ट एनालिसिस पे आते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सनम, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए आते हैं। 31 दिसंबर 2025, वैल्यू ऑफ सेल्स जीएसटी रिकवर्ड, नेट सेल्स आया है 2,69,496 करोड़ का। टोटल इनकम आया है 2,74,410 करोड़ का। ओके, इस नंबर पे ये कितना परसेंट इंक्रीज है? रफली 4% के आसपास का। 4% का हमारा प्रॉफिट का ग्रोथ है रफली। बट वहीं पे अगर आप एक्सपेंडिचर आएंगे तो एक्सपेंडिचर भी रफली उतना ही बढ़ गया है। यानी कि कोई एक चीज है जो इनका इनकम को पहले बढ़ाया हुआ था, अभी कम कर दिया है। तो आप नोटिस करिए कि कैसे बुक बनता है, बुक्स कैसे बनते हैं। पहले इनकम होगा, फिर एक्सपेंस होगा, फिर आपका टैक्स वगैरह कंपोनेंट आएगा, राइट। अब इनके केस में प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे तो एक इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड का एडजस्टमेंट था 8,421 करोड़ का, वो रिड्यूस हो गया 811 करोड़ का। यानी कि जो इन्वेंट्री आना था और उसका हम एक्सपेंस प्रॉफिटेबिलिटी से रिड्यूस करना चाहते थे, ठीक है, वो आपने लेस कर लिया, सो दैट आपका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे ये अमाउंट का दिख रहा था और आपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई। इस बार चूंकि आपका रेवेन्यू ऑलरेडी ज़्यादा था, एक्सपेंसेस इन द सिमिलर लाइन से, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, एक्साइज ड्यूटी एम्प्लॉय बेनिफिट ऑलमोस्ट सब सिमिलर लाइन पे है। तो आपने क्या करा, जो स्टॉक इन ट्रेड वाला जो आइटम आपका रहता था, चेंज इन इन्वेंट्री वाला, वो बेसिकली आपने यहाँ पे कम दिखा दिया। अब इसको कोरिलेटेड से भी किया जा सकता है कि रशियन ऑयल अभी इनका खरीदना कम हो गया है, तो ये माना जा सकता है कि हाँ इन्होंने उसको खरीदना कम कर दिया, इसलिए भी इसका इम्पैक्ट है। बट आप नोटिस करिए इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रखी है, 2% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाया है, जो कि आफ्टर टैक्स टेक्निकली 1% का भी ग्रोथ नहीं है। तो टेक्निकली प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट क्वार्टर से कुछ भी ज़्यादा नहीं आया है, और लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो समझ लीजिए कि 300-350 करोड़ ज़्यादा है, विच इज़ 1% ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी। जबकि ये स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट इन्होंने बहुत हद तक चेंज कर दिया है, और ये 8-8 9-9 हज़ार करोड़ का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मान लो यही अभी 8,000 करोड़ माइनस होता लाइक प्रीवियस क्वार्टर, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हाई दिखती। तो अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो सही में अब इन्वेंट्री बची ही नहीं है इनके पास, जो इंपोर्ट के लिए इन्वेंट्री आनी थी और सिर्फ चली जानी थी, तो उसका जो फिनिश्ड गुड्स का जो इन्वेंट्री चेंज है वो लास्ट क्वार्टर जैसा इस बार काम नहीं कर रहा है, तो वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। या फिर इन्होंने बुक्स को अपने हिसाब से कस्टमर करने के लिए और सही करने के लिए इन्होंने प्लानिंग करके रखी थी कि चलो ठीक है, इस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ही दिखाना है। दोनों चीज हो सकता है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि नेट प्रॉफिट में कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा।
ठीक है, और जो इंक्रीज है भी वो 1-1 1.5% के आसपास है। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको, कंसिस्टेंटली इनका यही पैटर्न चल रहा है। अगर हम इस पे आए इनकम स्टेटमेंट में, कंसोलिडेटेड क्वार्टरली में, ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो 1 जून 2026 का एक्सेप्शन था, जिस समय आपके 26-27 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया था। बाकी हर बार इनका यही रेंज में प्रॉफिट चल रहा है, 18,000 16, मतलब जब भी चल रहा है 1-2% का वेरिएंस, 5-7% का वेरिएंस में ही कहानी खत्म हो जा रही है। कोई ग्रोथ पैटर्न कंसिस्टेंट वाइज वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो विच इज नॉट ए ग्रेट साइन। अब आते हैं इसके सेक्टर वाइज डिस्कशन में कि कौन सा सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, सेक्टर वाइज में आएंगे तो आप यहां नोटिस करिए, तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है लास्ट क्वार्टर से, पहले मुझे लगा था कि रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है ऑयल वगैरह में आया हो, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑयल एंड गैस में रेवेन्यू ग्रोथ ना के बराबर है, सिर्फ 1500 करोड़ का ही है। बाकी जो रिमेनिंग जो 10,000 करोड़ का ग्रोथ दिख रहा है वो सब इनके रिटेल बिजनेस में दिख रहा है। डिजिटल सर्विसेज जो जियो वगैरह है उसमें कंसिस्टेंट है, सेम है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस आया है। अदर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे चल रहे हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी चूंकि हर सबकी सेम रह गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। नाउ देयर इज अ चैलेंज। चैलेंज ये है कि आपने ये देखा, यहाँ नोटिस किया होगा कि इनका ऑयल टू केमिकल में बिजनेस ग्रोथ नहीं है, कंसिस्टेंटली यही दिख रहा है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी भी लेकिन फिर भी लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा आई है वहाँ पे। डेंट कहाँ मरा है? तो रिटेल में रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं आई है। इसका मतलब क्या है? रिटेल में इनका मार्जिन श्रिंक किया है, और रिटेल में मार्जिन श्रिंक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग मेरे हिसाब से इसलिए लगता है कि अगर रिटेल में इनको कम मार्जिन में चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एंड कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है और लेस मार्जिन में काम करना पड़ रहा है, सेल्स बढ़ के भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है, तो वो एक सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ नहीं है। तो सेल्स नंबर तो दिख जाएंगे पर प्रॉफिट नंबर नहीं दिखेंगे। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में ऑयल का बेनिफिट मिला नहीं, और स्टॉक इन ट्रेड में आपके ये रिफ्लेक्ट कर गया कि चलो ठीक है, वहाँ पे रशियन ऑयल ज़्यादा इनके पास अभी इन स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री अभी नहीं है। तो ये तो क्लैरिटी आ गई कि चलो ठीक है, दिसंबर तक का ऑयल परचेज इनके यहाँ नहीं है। तो जो न्यूज़ मार्केट में था वो बुक्स में भी दिख रहा है, क्योंकि 800 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल नंबर, एंड इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एन ऑयल फ्रॉम ईरान, इट कैन बी एन ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, इट कैन बी ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट ऑल्सो, इट कैन बी क्लोथ्स ऑल्सो विच इज इन ट्रांजिट। तो वो भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, और 800 करोड़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं है रिलायंस का बुक साइज के हिसाब से। जैसे ही आप यहाँ पे आए एबिटा रिजल्ट्स में, आपको दिख गया कि ओके, रेवेन्यू ग्रोथ तो है रिटेल में, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं रिजल्ट, ज़्यादा कोई रिजल्ट में वैसा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। ठीक ठाक रेवेन्यू ग्रोथ है, और बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रिजल्ट से निष्कर्ष यही निकला कि रिलायंस के रिजल्ट्स कोई तोड़ फोड़ नहीं है, और ये समझ में आ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह इनकी थोड़ी सी डेंट में है अभी। लेट्स सी मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट में हम स्टॉक प्राइजेस की जब बात करेंगे तो स्टॉक प्राइजेस इज सिंपल रेशियो ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स, राइट। पी कंसिस्टेंट रखने का कोशिश किया जाता है, तो अब देखते हैं कि क्या प्राइस टू अर्निंग्स आता है।